नमस्कार। धार्मिक विश्वविद्यालय की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का स्वागत है। आज की अपनी इंग्लिश की कक्षा रहेगी जिसके अंदर अपना जो टॉपिक है मॉडल्स का। ये जो क्लास अपनी है ये 6 to 10 कक्षाओं के लिए यूजफुल रहेगी। तो अपना जो टॉपिक है सबसे पहले हम और टू के बारे में पढ़ने वाले हैं। और टू का अर्थ होता है चाहिए, और कौन कौन सी स्थिति में इसका प्रयोग किया जाता है वो हम देखेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। सबसे पहले जो कंडीशन है वो है मोरल ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटी, अर्थात नैतिक बाध्यता। ऐसी स्थिति जिसके अंदर हमें नैतिक रूप से बाध्य किया जाए उस स्थिति में हम और टू मॉडल का प्रयोग करते हैं। अर्थात हमें अंदर से भाव उत्पन्न हो कि हमें ऐसा करना चाहिए, तो वो अपना एक नैतिक बोध उत्पन्न होता है। उस स्थिति में हम और टू का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वी ought to respect our parents, हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। ये बात हमें कोई दूसरा नहीं कहेगा, ये हमारे अंतर्मन की भावना होगी जिसको हम फॉलो करेंगे। कोई दूसरा नहीं कहने आ रहा हमें कि आपको अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। ये हमारा एक नैतिक कर्तव्य है, एक नैतिक बोध है। तो उस स्थिति के अंदर हम और टू मॉडल का प्रयोग करेंगे। फिर एक एग्जाम्पल और देखिए, जैसे वी ought to respect the national flag, वी ought to respect, हमें आदर करना चाहिए, हमें सम्मान करना चाहिए द नेशनल फ्लैग, अपना जो राष्ट्र ध्वज है उसका हमें सम्मान करना चाहिए। इसके लिए हमें कोई दूसरा बाध्य नहीं करेगा, ये हमारा अपना मनोभाव होगा। तो इन दोनों कंडीशन के अंदर हम और टू मॉडल का प्रयोग करते हैं, और ये किसके अंतर्गत आती है? ये आती है मोरल ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटी। ये हमारा नैतिक कर्तव्य है, नैतिक बोध होता है, इसके अंदर हमारी नैतिक बाध्यता है। फिर आगे देखिए, बिलीव बेस्ड ऑन स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। बिलीव का मतलब होता है ऐसा मत होना, ऐसा विश्वास होना, बेस्ड ऑन जो कि किस पे आधारित होता है? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, एकदम स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है एकदम तीव्र संभावना पर जो आधारित होता है। अर्थात आप 100% इसमें श्योर होते हैं, वहीं पे आपको इसका प्रयोग करना होता है। मतलब बिलीव होता है आपको ऐसा, आप कन्फर्म होते हो। जैसे शी ought to be in her room, उसको अपने रूम में, अपने कमरे में होना चाहिए। आप श्योर हो, आपको पता है वो अभी अभी अपने रूम में गई है, और आप कह सकते हो कि हाँ वो अपने रूम में ही है। तो उस स्थिति में हम यहाँ पे और टू मॉडल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हम 100% श्योर हैं यहाँ पे। फिर अगला एग्जाम्पल, he donates generously, मतलब है सामान्यतया वह दान करता है। अब दान कौन करता है? हमें पता है दान कौन कर पाएगा? जो दान करने में सक्षम हो, अर्थात जो समृद्ध है वो दान कर पाएगा। तो हम उसके बेस पे अंदाजा लगा सकते हैं, उसके बेस पे हम आगे का एक पूरा अनुमान लगा सकते हैं। हम कह सकते हैं कि क्या he donates generously, वह आम तौर पे दान करता है। he ought to be a kind person, तो वह एक 100% है, मतलब he ought to, तो अवश्य ही a kind person, एक दयालु व्यक्ति है। हम पीछे वाले वाक्य के बेस पे आगे वाले वाक्य का निर्धारण कर सकते हैं। पीछे वाले में क्या कहा जा रहा है कि भाई आम तौर पे दान करता है, सामान्यतः वो दान करता है। और दान कौन करेगा? जो दान करने में सक्षम होगा, और दान करने का उसका भाव होना जरूरी है, उसका जो हृदय है वो दयालु होना जरूरी है। He ought to be a kind person, तो वह अवश्य ही एक दयालु व्यक्ति है। यहाँ पे हम एक हमारा जो बिलीफ है वो किस बेस्ड है? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, मतलब एक तीव्र संभावना पर। अब तीव्र संभावना व्यक्त हो रही है इसके अंदर, क्योंकि वो दान कर रहा है, इसका मतलब वो एक दयालु प्रवृत्ति का व्यक्ति है, क्योंकि दयालु प्रवृत्ति का व्यक्ति ये दान करता है। आगे देखिए, जो इसकी थर्ड नंबर जो कंडीशन है वो है एडवाइस, सलाह। अब किस प्रकार की सलाह? यहाँ पे ऐसी सलाह होती है जो आपको फॉलो करनी ही होती है। जैसे द डॉक्टर एडवाइज्ड मी, डॉक्टर ने मुझे सलाह दी है that I ought to be more careful about my health, कि मुझे अपने हेल्थ को लेकर, अपने स्वास्थ्य को लेकर और ज्यादा सावधान होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको एक बात किया जा रहा है, आपको एक ऐसी सलाह दी जा रही है जिसको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, अन्यथा आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। अब डॉक्टर जब सलाह देता है तो डॉक्टर हमारे हित के लिए सलाह देता है, और
उसमें हमें बाध्यता उसमें प्रकट होती है। फिर से देखिए, द डॉक्टर एडवाइज्ड मी, डॉक्टर ने मुझे सलाह दी है दैट कि आई ought टू बी मोर केयरफुल अबाउट माय हेल्थ, कि मुझे अपने स्वास्थ्य को लेकर और ज्यादा गंभीर होने की जरूरत है, और ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। तो हमने यहाँ पे 3 कंडीशन पढ़ी है ought to मॉडल से रिलेटेड। पहले अपनी थी मॉरल ऑब्लाइजेशन एंड ड्यूटी, जिसके अंदर नैतिक बाध्यता होती है। दूसरी अपनी थी बिलीव बेस्ड ऑन स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, मतलब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी पर आपका बिलीफ होता है, बहुत तीव्र होता है, आपको ऐसा विश्वास होता है कि ऐसा भी होगा। अगला थी एडवाइस, इसमें ऐसी एडवाइस होती है जिसको आपको फॉलो करना ही होता है, जो आपको बाध्य करती है। अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो ये आपके लिए एक हानिकारक हो सकती है। इसके बाद हम जो अगला अपना मॉडल है वो है विल। देखिए विल का कहाँ कैसे प्रयोग होता है। देखिए सबसे पहले हम विल का फर्स्ट पर्सन के साथ कौन सी स्थिति के अंदर प्रयोग होता है वो देखेंगे। तो देखिए फर्स्ट पर्सन के साथ, वैसे आपने जब टेंस का टॉपिक किया होगा तो आपको पता होगा कि फर्स्ट पर्सन के साथ विल के स्थान पर शैल यूज होता है फ्यूचर टेंस के अंदर। लेकिन ये मॉडल की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन के साथ विल यूज होगा, और कौन सी स्थिति के अंदर यूज होगा वो हम देखेंगे। सबसे पहले देखिए प्रॉमिस, यहाँ पे नॉर्मली आपको देखा जाए तो यहाँ पे डिटर्मिनेशन होता है, जहाँ पे दृढ़ इच्छा होती है, कोई भी काम करने का पक्का इरादा जहाँ पे जिस स्थिति के अंदर लागू होता है, उन स्थितियों के अंदर हम फर्स्ट पर्सन के साथ विल मॉडल का प्रयोग करते हैं। तो देखिए जैसे प्रॉमिस है, हम किसी से वादा कर रहे हैं। जब हम किसी से वादा करते हैं तो हम नॉर्मल वे में नहीं बोलते, हम उसको एक दृढ़ संकल्प के साथ बोलते हैं कि ना मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करने ही वाला हूँ, मैं ऐसा ही करूँगा। तो देखिए जैसे फर्स्ट एग्जांपल है आई विल हेल्प यू इन ट्रबल, मुसीबत में मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। ये कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से वादा कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो श्योर है, वो उसके लिए दृढ़ संकल्प है ले रखा उसने कि मैं आपकी मुसीबत में सहायता करूंगा, संकट के समय आपकी सहायता करूंगा। ऐसे ही आई विल मीट यू टुमारो, मैं कल आपसे मिलूंगा। अब इसमें भी वो श्योरिटी जाहिर कर रहा है, वो एक संकल्प के साथ कर रहा है, एक वादे के साथ कर रहा है कि मैं कल आपसे डेफिनेटली मिलूंगा। नहीं तो ऐसे बोल सकता था आई शैल मीट यू। आई शैल मीट यू तो एक नॉर्मल सेंटेंस हो गया। अगर विल का वो प्रयोग कर रहा है तो हम यही समझें कि वो डेफिनेटली हमसे मिलने वाला है। अब इसके बाद जो अगली जो कंडीशन है वो है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब था कोई भी दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प मतलब ऐसा करना ही है, उसको ऐसा करने वाला ही है वो। जैसे वी विल फाइट अगेंस्ट करप्शन, हम करप्शन अर्थात भ्रष्टाचार, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ेंगे। अब इसमें क्या है, वो एक दृढ़ संकल्प ले रहा है, ऐसा करने का एक कटिबद्ध हो रहा है, ऐसे करने के लिए वो दृढ़ संकल्प ले रहा है। तो यहाँ पे भी हम विल मॉडल का प्रयोग करेंगे फर्स्ट पर्सन के साथ। और आपको पता है वी फर्स्ट पर्सन है, आई वी ये सब फर्स्ट पर्सन है। तो वी विल फाइट अगेंस्ट करप्शन, हम करप्शन अर्थात भ्रष्टाचार के विरुद्ध, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। इसमें एक योजनाबद्ध तरीके से एक नारेबाजी के साथ कह रहा है कि वो दृढ़ कटिबद्ध है इसके लिए। अगला आई विल नेवर फॉरगिव यू, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। इसमें भी उसका एक इंटेंशन, स्ट्रॉन्ग इंटेंशन, एक दृढ़ संकल्प, एक पक्का इरादा जाहिर हो रहा है। तो यहाँ पे भी अपन फर्स्ट पर्सन के साथ विल मॉडल का प्रयोग करेंगे। अगला देखिए विलिंगनेस। विलिंगनेस का मतलब होता है दृढ़ इच्छा शक्ति या फिर एक स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति, मतलब उसके अंदर एक ऐसी इच्छा शक्ति है जिसको वो किसी भी कीमत पर पूरा करना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल आई विल बाय ए न्यू कार नेक्स्ट ईयर, अगले साल में आई विल बाय ए कार नेक्स्ट ईयर, अगले साल में एक कार खरीदूंगा। अब इसमें क्या है, इसमें उसका एक डिटर्मिनेशन शो हो रहा है, वो निश्चित अब आई के साथ भी उसने यूज कर लिया। तो हम क्या समझेंगे कि वो निश्चित रूप से अगले साल एक कार खरीदेगा। अब अगर वो आई शैल बाय ए कार नेक्स्ट ईयर ऐसे बोलता तो उसमें कोई स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, स्ट्रॉन्गनेस वाली बात नहीं थी। लेकिन यहाँ पे उसने आई के साथ विल का प्रयोग किया है, तो हम
समझ जाएंगे कि वो निश्चित रूप से अगले साल कार्य करने वाला है, उसमें उसकी स्ट्रॉन्ग विलिंगनेस, उसकी तीव्र इच्छा प्रकट हो रही है। हम विल के प्रयोग सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ कौन कौन सी स्थितियों में होते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले जो अपनी स्थिति रहेगी, कंडीशन जो है वो है रिक्वेस्ट, अर्थात रिक्वेस्ट निवेदन करने की स्थिति में हम सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसमें एक शर्त और भी दे रखी है, वो है ऑलवेज विद यू। हमेशा रिक्वेस्ट पूछने के लिए हमेशा यू के साथ ही विल का प्रयोग होता है। विल यू, फॉर एग्जाम्पल, विल यू टेल मी द वे टू द हॉस्पिटल, कि कृपया आप मुझे हॉस्पिटल का रास्ता बताइए, या कृपया क्या आप मुझे हॉस्पिटल जाने का, अस्पताल जाने का रास्ता बताएंगे। विल यू, अब यहाँ पे हमें जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि हमेशा जो रिक्वेस्ट सेंस में कोई सेंटेंस हमारे पास है तो उसमें सिर्फ यू के साथ ही विल का प्रयोग हो, ये हमें ध्यान रखना है। विल यू टेल मी द वे टू द हॉस्पिटल, क्या आप मुझे हॉस्पिटल अर्थात अस्पताल का रास्ता बताएंगे, ऐसा निवेदन किया जाता है। तो यहाँ पे हम विल का प्रयोग करेंगे सेकंड पर्सन के साथ। आगे देखिए, प्रोबेबिलिटी, संभावना के सेंस में he will pass the exam, यहाँ पे पास की स्पेलिंग PASS आप सही कर लिखिए। he will pass the exam with distinction, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि वह डिस्टिंक्शन के साथ एग्जाम को पास करेगा। डिस्टिंक्शन का मतलब विशेष योग्यता, ठीक है। तो किसी सब्जेक्ट में जब विशेष योग्यता प्राप्त होती है तो उसको डिस्टिंक्शन बोलते हैं। हम यहाँ पे कहेंगे he will pass the exam, वह एग्जाम पास करेगा with distinction अर्थात विशेष योग्यता के साथ। आगे देखिए, और कौन सी कंडीशन में हम will का प्रयोग करेंगे, जैसे she will to, कौन सा है ये कंडीशन, कौन सी है, हैबिट, किसी की कोई हैबिट, किसी की कोई आदत जाहिर करने के लिए। जैसे she will talk about nothing, वह किसी चीज के बारे में बात नहीं करेगी, मतलब वह और कोई बात नहीं करेगी। she will talk about nothing but cosmetic products, अर्थात वह कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के अलावा बाकी किसी चीज के बारे में बात नहीं करेगी, ये उसकी आदत है। तो हमारे तो ये पूरी पर्टिकुलर टॉपिक पे ही चर्चा करते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पे बताया गया है she will talk about nothing, और कोई बात नहीं करेगी बट लेकिन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, लेकिन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के बारे में जरूर बात करेगी। ये उसकी हैबिट शो हो रही है, उसकी आदत शो हो रही है। हम शैल मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। शैल मॉडल के बारे में फर्स्ट पर्सन के साथ जो जनरल सेंस में इसका जो यूज होता है, जो टेंस के अंदर होता है वो होता ही है, इसलिए इसको कुछ आगे में बताया नहीं है। फर्स्ट पर्सन के साथ जनरल यूज होता है, जनरल सेंस के अंदर नॉर्मली जो वाक्य होते हैं, जैसे आई शैल गो टू स्कूल, आई शैल रीड माय बुक, कोई भी सेंटेंस जो नॉर्मली सेंटेंस होते हैं वो होते हैं। अब शैल का प्रयोग सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ कौन कौन सी कंडीशन के अंदर होता है वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहली कंडीशन वही रहेगी जो आई के साथ विल वाली कंडीशन थी, तो वही कंडीशन सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ सेल वाली कंडीशन रहेगी। जैसे प्रॉमिस, आई के साथ में हम प्रॉमिस सेंस में विल का प्रयोग करते थे, वैसे ही शैल का प्रयोग सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ प्रॉमिस सेंस में करेंगे। फॉर एग्जांपल, यू शैल गेट अ प्राइज इफ यू विन द मैच। प्रॉमिस को वादा किया जा रहा है, एक प्रॉमिस किया जा रहा है, यू शैल गेट अ प्राइज, तुम एक प्राइज प्राप्त करोगे, एक उपहार प्राप्त करोगे, इफ यू विन द मैच, अगर तुम मैच जीतते हो, अर्थात अगर तुम मैच जीतोगे तो तुम्हें एक उपहार मिलेगा, ऐसा उसको वादा किया जा रहा है। अगला जो डिटरमिनेशन के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ। डिटरमिनेशन मतलब दृढ़ संकल्प को दृढ़ संकल्प के साथ में बात कहना। फॉर एग्जाम्पल, अब शैल का प्रयोग और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ करने के लिए हम कंडीशन जो है वो है सेकंड कंडीशन है वो डिटरमिनेशन। जैसे दे शैल कंप्लीट द वर्क इन हाफ एन आवर,
वे आधा घंटा के अंदर इस काम को पूरा कर लेंगे। ये क्या है, डिटरमिनेशन। फिर देखिए कमांड, किसी को आदेश देना, आज्ञा देना। यू शैल नॉट रिपीट द मिस्टेक, तुम गलती दोबारा नहीं दोहराओगे। ऐसा उसको यू कौन है, सेकंड पर्सन के साथ शैल का प्रयोग करके कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी, कमांड लगे। कमांड जब दिया जाए किसी को तो यहाँ पे हम शैल का प्रयोग करेंगे। यू शैल नॉट रिपीट द मिस्टेक, तुम गलती दोबारा नहीं दोहराओगे। ये उसको आगाह किया जा रहा है, कमांड दिया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है। आगे देखिए, यू शैल नॉट कम इन क्लास बिफोर 8 o'clock, तुम 8 बजे से पहले कक्षा के अंदर नहीं आओगे। ऐसा उसको स्ट्रिक्टली बोला जाए, ऐसा उसको कमांड किया जाए। फिर देखिए और कौन सी कंडीशन के अंदर हम शैल का प्रयोग करेंगे, लीगल नोटिस और ऑफिशियल रेगुलेशन, कानूनी कोई नोटिस देना और या फिर कोई कार्यालय के जो रेगुलेशन होते हैं, जो नियमन होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी हम शैल का प्रयोग करते हैं सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ। जैसे ट्रेसपासर्स शैल बी प्रोसिक्यूटेड, यहाँ पे ट्रेसपासर्स का मतलब अवैध रूप से जो घुसने वाले लोग होते हैं, घुसपैठ के होते हैं, और वो सेकंड पर्सन के वो थर्ड पर्सन के अंतर्गत जाते हैं, यहाँ पे उसके साथ शैल का प्रयोग किया गया है। ट्रेसपासर शैल बी प्रोसिक्यूटेड, जो घुसपैठी है उनको दंडित किया जाएगा। अगला एम्प्लॉइज, यहाँ पे एम्प्लॉइज का मतलब कर्मचारी है, और वो भी क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है। एम्प्लॉइज शैल रिपोर्ट एट 9 AM, ये क्या है, एक ऑफिशियल नोटिस है उनको कि जो कर्मचारी है वो शैल रिपोर्ट करेंगे एट 9 AM, 9 बजे वो रिपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने शैल की कंडीशन पढ़ ली है। तो फर्स्ट कंडीशन थी वो थी प्रॉमिस, सेकंड डिटरमिनेशन, थर्ड जो थी कमांड, और फोर्थ जो लीगल नोटिस और ऑफिशियल रेगुलेशन। इन सब के अंदर सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल मॉडल का प्रयोग किया जाता है। आगे अपन जो मॉडल कर रहे हैं वो है वुड। अब हम वुड मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, कौन कौन सी स्थिति में होता है वो देखेंगे। सबसे पहले इसका यूज है पास्ट फॉर्म ऑफ विल। विल का जो पास्ट फॉर्म है उसमें वुड मॉडल का प्रयोग किया जाता है। कैसे होता है वो देखेंगे। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, उसने मुझे कहा। ये डायरेक्ट सेंटेंस है और ये इनडायरेक्ट सेंटेंस है। अपन जब नरेशन का टॉपिक करेंगे तो उसमें इसको और ज्यादा डीपली अपन पढ़ेंगे। तो ये जो फर्स्ट जो सेंटेंस दे रखा है ये डायरेक्ट स्पीच का है और ये इनडायरेक्ट स्पीच है। देखिए, he said to me, उसने मुझे कहा, she will help me, वह मेरी सहायता करेगी। अब इसी सेंटेंस को अपन इनडायरेक्टली बोले तो क्या हो जाएगा, ये जो विल है इसका वुड बन जाएगा। और देखिए, he told me, उसने मुझे बताया, that she would help me, sorry, she would him, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, she would help him, she would help him, उसने मुझे बताया कि वह उसकी सहायता करेगी। इस प्रकार से यहाँ पे मे का हिम हो जाएगा और विल का वुड हो जाएगा। अभी आपको जो समझना है वो इतना ही समझना है कि विल का पास्ट फॉर्म वुड होता है। बाकी हम जब इस टॉपिक को जो नरेशन का टॉपिक है उसको जब हम डेली पढ़ेंगे तो उसमें आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जो अगली कंडीशन है वो है पोलाइट रिक्वेस्ट इन प्रेजेंट। प्रेजेंट के अंदर पोलाइटली रिक्वेस्ट करने के लिए अपन वुड मॉडल का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वुड यू लेंड मी सम मनी, क्या आप मुझे कुछ पैसे, कुछ रुपए उधार देंगे। यहाँ पे भी हम इस वुड मॉडल का प्रयोग करते हैं। फिर देखिए, एक्शन इन पास्ट। पास्ट अर्थात भूतकाल में कोई भी एक्शन था, अर्थात पास्ट हैबिट, कोई भूतकाल में कोई जो आदत थी, जो पहले आपको कोई आदत थी, लेकिन ऐसा कोई काम जो भूतकाल में अर्थात गुजरे हुए समय में होता था, तो वहां पर भी हम वुड मॉडल का प्रयोग करते हैं। लेकिन when he was young, जब वह जवान था, जब वह युवा था, he would get up early in the morning, वह सुबह जल्दी उठा करता था, अर्थात कि उसके
पास्ट की हैबिट शो हो रही है। आगे आई वुड स्टडी फॉर 6 आवर्स टुगेदर, मैं टुगेदर मतलब एक साथ, मैं एक साथ 6 घंटे तक पढ़ा करता था। अर्थात ये काम वो पास्ट में करता था, अब वर्तमान में कर रही है, उसकी पास्ट की हैबिट या पास्ट की कोई एक्टिविटी शो हो रही है। फिर देखिए पोलाइट ऑफर, किसी को पोलाइटली विनम्रतापूर्वक कोई आप चीज ऑफर कर रहे हो या फिर किसी से आप पोलाइटली परमिशन ले रहे हो। कब? इन इंटरप्रेटिव सेंटेंस, ये ध्यान रखना आपको। इंटरप्रेटिव सेंटेंस के अंदर आप अगर आप किसी से पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हो या पोलाइटली आप परमिशन ले रहे हो तो वहां पे भी वुड मॉडल का प्रयोग किया जाता है। जैसे वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफी, क्या आप थोड़ी कॉफी लेना पसंद करेंगे? तो यहाँ पे उसको विनम्रतापूर्वक एक रिक्वेस्ट की जा रही है, एक निवेदन किया जा रहा है। अगला वुड यू माइंड इफ आई सिट हियर, अगर आप बुरा ना माने तो मैं यहाँ बैठ जाऊँ। इस प्रकार से हम किसी से परमिशन ले रहे हैं और कैसे ले रहे हैं? विद पोलाइटनेस, बहुत ही विनम्रता के साथ हम रिक्वेस्ट से कर रहे हैं। इसके बाद अगली जो कंडीशन है वो है इमेजिनरी सेंटेंस, अर्थात काल्पनिक स्थिति। काल्पनिक सेंटेंस है, काल्पनिक वाक्य। काल्पनिक वाक्य के अंदर, और कौन से काल्पनिक वाक्य? अनरियल कंडीशन, जो अवास्तविक शर्त हो, अवास्तविक स्थिति के अंदर। कैसे अवास्तविक? कैसे? ऐसी कल्पना जो सिर्फ कल्पना हो सकती है, किसी भी स्थिति में वो वास्तविक नहीं हो सकती। जैसे इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं एक पक्षी होता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, मैं आसमान में उड़ता। अब ऐसा पॉसिबल है कि क्या कोई व्यक्ति पक्षी बन सकता है? ये कल्पना की जा रही है और ऐसी कल्पना है जो कभी भी सच नहीं हो सकती, इसलिए उसके आगे है अनरियल कंडीशन, मतलब अवास्तविक स्थिति। इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं पक्षी होता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो मैं आसमान में उड़ता, जो कि पॉसिबल नहीं है, सिर्फ कल्पना मात्र हो सकती है। अगला इफ यू इनवाइटेड मी, अगर तुमने मुझे आमंत्रित किया होता या फिर अगर तुम मुझे आमंत्रित करते, आई वुड कम, तो मैं आता, तो मैं आता। ये भी क्या है? कल्पना है, काल्पनिक है। इफ यू वर मी, अगर तुम मेरे स्थान पे होते, अगर तुम मैं होते, इसको कैसे समझेंगे? इफ यू वर मी, अगर तुम मेरे स्थान पे होते, व्हाट वुड यू डू, तो तुम क्या करते? तो यहाँ पे भी इमेजिनरी सेंटेंस के अंदर हम वुड मॉडल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है? इमेजिनरी सेंटेंसेस है। और इस वुड मॉडल के साथ हमारी जो मॉडल्स की क्लासेस चल रही थी, लगभग 4 या 5 कक्षाएं अपनी हो चुकी है। तो इस वुड मॉडल के साथ अपनी आज मॉडल की कक्षा संपूर्ण होती है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस मॉडल की जो कक्षाएं थी इनका भरपूर लाभ उठाया होगा, आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। धन्यवाद।